नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास और उसमें हम मॉडल पेपर कर रहे हैं और नंबर शायद ये चल रहा है 6, छठा मॉडल पेपर चल रहा है और इसमें लगभग ये कर लिए हैं, थोड़ा ही बाकी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है शायद 22, ठीक है। और ये है कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें ये लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त के, इसका मतलब ये हुआ आपको सेकेंद्रीय वृत्त दिए हुए दो, एक की त्रिज्या 4 है और एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, पहले मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक वृत्त ये है और ये मान लो कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक वृत्त और है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बड़े वृत्त के ऊपर आपको एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनानी है इस प्रकार, ठीक है। बस इसकी रचना करनी है। यहां आपको ये पता है कि ये छोटी त्रिज्या 4 है और पूरी त्रिज्या कितनी है बड़े वाले की, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें फिर उसकी लंबाई की माप भी करनी है, वो तो हम देख लेंगे, स्केल से देख लेंगे वो तो कितना आएगा। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और वो बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है और इसे केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। प्रकार से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। आप तो वृत्त बनाओगे प्रकार से, तो इस बाहर वाले वृत्त पर आपको एक बिंदु लेना है और वो बिंदु है, इसका नाम लिखेंगे हम P। P बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है आपको, जैसे इसमें बनाया रफ डायग्राम में। तो OP रेखा को पहले आप समद्विभाजित करो। तो वैसे आपको पता है ये टोटल कितना है 6 और आधा होगा 3 और ये 4 है बड़े वाले की त्रिज्या। तो एक्चुअल में तो ये यहाँ अंदर से आएगा ऐसे, लेकिन ये डायग्राम रफ है। आप प्रकार से परफेक्ट बनाओगे तो जो आधा आएगा वो इस वृत्त को काटेगा। अभी ये रफ डायग्राम इसमें नहीं काटेगा, लेकिन आप जब बनाओगे परफेक्ट डायग्राम तो उसमें काटेगा। ओ बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप ऐसे नीचे, और उतना ही P बिंदु पर रख कर काटेंगे तो एक चाप ऊपर होगा और एक चाप ऐसे नीचे। अभी ये देखो, ये तो इसको स्पर्श करते हुए आ रहा है, या मान लीजिए बाहर रह जाएगा, लेकिन जब आप परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो ये रेखा जो अभी मैंने बनाई है डॉटेड, ये इस वृत्त को काटेगी। और काटेगी भी क्यों, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये रेखा तो 3 सेंटीमीटर पे आएगी, तो अंदर ही आएगी, ठीक है। ये बिंदु जो आया है, इस बिंदु का हम कुछ भी नाम लिखेंगे C को केंद्र मानकर P तक प्रकार को हम बढ़ाएंगे और इस प्रकार घुमाते हैं तो ये O के अंदर से आएगा और वापस P में जाएगा। यहाँ एक बिंदु मिला है A और ये बिंदु है B। A को P से मिलाएंगे और इसी प्रकार P को B से मिलाएंगे। तो ये हो गई सेकेंद्रीय वृत्त में बाहर वाले वृत्त पर एक बिंदु से अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। और ध्यान से समझ लिया करो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा बनानी है तो बाहर एक बिंदु होता है और उसके अलावा क्या दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 22वें क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, वहां से आपको उस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। फिर स्पर्श रेखा की लंबाई भी मापनी है। पहली बात तो ये कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, तो बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, त्रिज्या कितनी है 5, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, उसका नाम लिखा हमने P, ये O है। 13 सेंटीमीटर थोड़ा और दूर मान लेते हैं, ये P है। अब अभी जैसे किया उसमें इसी प्रकार होगा। O बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर कटेगा और एक चाप ऐसे नीचे। P पर रखकर उतना ही चाप काटेंगे, एक चाप नीचे और एक ऊपर कटेगा। इनको मिलाएंगे तो ये OP रेखा का
समद्विभाजन होगा। इस बिंदु का नाम लिखेंगे सी। सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर पी पर पेंसिल को रखेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे तो ये ओ के अंदर से आएगा और वापस पी में। अब यहाँ देखिए दो बिंदु मिले आपको, इनके नाम लिखेंगे ए और बी। अब पी बिंदु को ए से मिलाएंगे और इस प्रकार पी को नीचे बी से मिलाना है, स्केल से मिलाना है। अब आपसे ये पूछा है कि इसकी जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई कितनी है। इसके दो तरीके हैं निकालने के। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के दो तरीके हैं। इसमें आपको ये आपको पता है ये क्या होता है, रेडियस। ओ से ए तक की जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिज्या है। ये जो दूरी है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। बाहर जो बिंदु है भाई, ये बिंदु वो केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ सब लोगों को पता होना चाहिए 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये जो AP लाइन है ये स्पर्श रेखा, या मैं ये बोलूँ BP लाइन, ये भी एक स्पर्श रेखा है। इन दोनों दूरियों को मापने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ स्केल रखो और पता चल जाएगा कितना है। दूसरा ये कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो दो त्रिभुज है OAP, ये समकोण त्रिभुज है। OAP समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा ये 13 सेंटीमीटर क्या होगी, कर्ण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम अगर इसे लंब मानते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर। आधार इसमें AP है तो AP का स्क्वायर, और कर्ण कितना है 13 तो 13 का स्क्वायर। 169। ये देखिए 25 है, ये 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का, यहाँ बच गया AP, और ये स्क्वायर मैंने यहाँ भेज दिया तो क्या बन गया, अंडर रूट। ये 144 है और ये बच गया AP, तो AP का मान कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो पता चल गया ये 12 सेंटीमीटर है। ये इसका परिकलन हो गया, अलग से निकाल लिया बिना कंस्ट्रक्शन के कि इसकी लंबाई कितनी है। लेकिन आपको स्केल से भी देखनी है कि 12 सेंटीमीटर आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक्स का है। इसमें जो अथवा में दिया है वो दोनों सेम क्वेश्चन है तो इनमें मैं एक ही करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर अथवा में जो सेकंड दिया वो देखिए, फर्स्ट खुद करना आपको। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट है ये। इसमें पहले मैं टेबल बना देता हूँ, हालांकि वो टेबल फिर हटानी पड़ेगी। 40 से 50 आपको वर्ग दिया हुआ है, फिर इसी प्रकार 50 से 60 है, फिर 60 से 70 है, और 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 तक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 8, 10, 20, 13, 7 और 2। और क्वेश्चन है क्या वो मैं पूरा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन को से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो ग्राफ बनाना है आपको, ध्यान से देख लेना। से कम पूछा है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। से कम अगर आपसे पूछते हैं तो से कम में कौन सी लिमिट हम यूज करेंगे, कौन सी सीमा यूज करेंगे वो देखते हैं। से कम में मुझे ये बताओ कि 40 से कम कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। लेकिन 50 से कम है, 40 से ज़्यादा जो है वो 50 से कम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दूसरी टेबल, ये तो क्वेश्चन था, यहाँ अगर मैं दूसरी टेबल बनाऊँ तो मैं लिखूंगा वर्ग से कम लिखना आपको, तो ये होगा 50 से कम, 50 से कम। तो इसी प्रकार ये होगा फिर 60 से कम, 60 से कम, और इसी प्रकार सभी लिखने हैं। 70 से कम, फिर 80 से कम, इसी प्रकार 90 से कम, और फिर 100 से कम। तो मुझे ये बताओ कि 50 से कम वाले कितने हैं, 8 है। ये होता है संचयी बारंबारता CF। 8 यहाँ लिखा हुआ है 50 से कम, तो मुझे ये बताओ ये तो 50 से ज़्यादा है, ये भी 50 से, ये सभी 50 से ज़्यादा है, तो ये इनको जोड़ना नहीं है। 50 से कम का मतलब है आपको केवल 8 लिखना ही है। अब ध्यान से देखना, इसमें लिख रखा है 60 से कम, तो 60 से कम ध्यान से देखो। अब 60 से कम में जो 50 से कम है वो आएंगे, क्योंकि जो 50 से कम है, मान लीजिए 45 है, तो ये 60 से कम नहीं है क्या, है।
तो इसमें ये जो ऊपर 8 लिखा हुआ है ये इसमें आएगा 10 के साथ, तो कितना हो गया 18। सिंपल बात ये है कि अब ये सभी जुड़ जुड़ के आएंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर मैं ये बात करूं कि 70 से कम, तो 70 से कम में ये 20 तो आएगा ही, लेकिन ये जो 60 और 50 वाले वो भी 70 से कम है, तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आएगा 38, 20 जोड़ दिए इसमें, फिर इसमें 13 और जोड़ दो तो ये कितना आएगा 51। इसमें और हम जोड़ेंगे 7 तो ये कितना हो गया 58, और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 60। ठीक है, और आप खुद देख ही लो 100 से कम, तो ये सभी 100 से कम है, जितने भी है ये सारे के सारे 100 से कम है, तो तभी यहाँ सभी का टोटल आया है 60। अब आप लोगों को पता होना चाहिए तोरण के बिंदु लिखने पड़ते हैं, है ना। तोरण बनाने से पहले तोरण के बिंदु लिखने पड़ते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे तोरण के बिंदु, और तोरण के बिंदु में ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो यहाँ वर्ग के जो बिंदु दे रखे हैं वो एक्स अक्ष पे आते हैं, और ये जो CF में बिंदु दे रखे हैं वो वाई अक्ष पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 50 लिखूंगा तो उसके साथ में कौन आएगा 8। 50 अगर एक्स अक्ष पे है तो 8 आएगा वाई अक्ष पे। इसी प्रकार 60, 18 और फिर 70, 38 है। इसी प्रकार 80, 51 है। बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ 90, 58 और 100, 60। अब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देख लेना। ये अगर y अक्ष है, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया और ये x, यहाँ x अक्ष पे हम इनको लेंगे। तो सबसे पहले 50 है तो यहाँ तो सबसे पहले 0 होता है, तो 0 से 50 के बीच में गैप 50 का हो गया, तो यहाँ इस प्रकार बनाएंगे और ये फर्स्ट पॉइंट अब लिख सकते हैं 50। बाद में अंतर कितना है 10 का है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 60, 70, 80, 90 और 100। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी सॉरी ये संचयी बारंबारता है, ये बारंबारता नहीं है। इनमें अंतर मिनिमम 8 है और मैक्सिमम यहाँ 60 दे रखा है, तो फिर 10-10 का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेंगे 10 का अंतर। तो यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60। ध्यान से देखना 50 के साथ कौन है एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष पे 8 है, तो ये 50 के सामने आप 8 के सामने पॉइंट बनाएंगे तो ये 10 से थोड़ा नीचे होगा। 50 के तो सामने होगा पर 10 से थोड़ा नीचे, क्योंकि 10 नहीं है यहाँ पे 8 है। फिर 60 के सामने कितना है 18, तो 20 से थोड़ा नीचे होगा। 60 के सामने 20 से थोड़ा नीचे यहाँ होगा। इसी प्रकार 70 के सामने 38 है तो वो 40 से थोड़ा नीचे होगा, 40 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और अगर 80 की बात करेंगे तो वो 51 पे है, तो 50 से थोड़ा ऊपर, 80 के सामने होगा और 50 से थोड़ा सा ऊपर। मैं रफ समझा रहा हूँ, जब आप इसे ग्राफ में बनाओगे तो ये परफेक्ट बनेगा। 50 से थोड़ा सा ऊपर है। और इसी प्रकार 90 के सामने होगा 58, तो 60 से थोड़ा नीचे। 90 के सामने 60 से थोड़ा नीचे, और 100 के सामने होगा 60 से थोड़ा सा 60 पे ही है सॉरी। तो अब इन सभी को मिलाना है। ये बन गया सेकम प्रकार का, इस पे लिख देना चाहिए से कम प्रकार का त्वरण, या थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए से कम प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण। तो बस यही है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ एक ही आता है और वो आएगा अलजेब्रा से। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स में नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। हालांकि हमें तैयारी सभी प्रश्नावलियों की करनी है। तो नेक्स्ट देखिए, ये पेपर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 7वां। तो 7वां देखिए क्या लिखा हुआ है। 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 7वें के फर्स्ट क्वेश्चन में फिर वही बात करेंगे हम। इसमें
एक सवाल में 12 सवाल है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, लिखिए रखा है कि 2.35 और इस पे बार लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 1। तो आपसे ये पूछा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो पहले ये आपको समझना होगा, हालांकि बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है पर 9th क्लास की बुक में ऐसे क्वेश्चन है और आपको इसका ना इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये, इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं ये समझाऊं तो ध्यान से देखो, 3 5 3 5 बार बार आएगा, इसका मतलब ये है 3 5 3 5 बार बार। अब इस संख्या को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। इस संख्या को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति। और जो संख्याएं अशांत आवृत्ति प्रकार की होती है वो संख्याएं परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय। अगर मैं ये बोलूं कि अशांत में अनावृत्ति है, अशांत है लेकिन अनावृत्ति है, तो अशांत अनावृत्ति प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है, अब ये मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर ये आपको ये प्रूव करना होता कि इसे ना लिख कर दिखाओ P/Q के रूप में, तो फिर मैं पूरा करवाता। तो अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अशांत में अगर आवृत्ति है तो वो परिमेय होती है और अनावृत्ति है तो वो अपरिमेय होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो ये संख्या में देखो आवृत्ति है, ये 35 बार बार आ रहा है, इसका मतलब आवृत्ति हो रही है। ये शांत तो नहीं है लेकिन इसमें आवृत्ति है, तो ये परिमेय है। ठीक है, तो जो भी इसका ऑप्शन नंबर है वो देख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का जो आंसर था वो होगा बी, और इसमें सेकंड देखिए, सेकंड में ये लिखा हुआ है अल्फा और बीटा बहुपद x², एक बहुपद दे रखा है x² + 2x + 1। ये बहुपद है तो अब इसे हम लिखेंगे px। ध्यान से देखो आगे लिखा हुआ है, तो 1/α और +1/बीटा बराबर है। तो आपसे जो पूछा है वो ये है 1/α और +1/बीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो आपको यहाँ से अलग अलग शून्य निकालने की जरूरत नहीं है। वो देखो क्यों, पहले इसे हल करो। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का भाग करेंगे तो बीटा बचेगा और बीटा को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा, बीटा। इसी प्रकार बीटा का भाग करेंगे अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, अल्फा। तो सिंपल बात ये हुई कि आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल है ना वो निकालना है। और ये हमें पता है, शून्यांक निकालते हैं तो x² + 2x + 1, ये जो शून्यांक निकालते हैं तो px का मान कितना लिखेंगे, 0। दूसरी बात ये कि अगर मैं एक समीकरण लिखता हूँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस लिखूंगा फिर अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ये जो समीकरण है ये हम कब यूज कर सकते हैं, जब x² का गुणांक कितना हो, 1। और इसमें देखो x² का गुणांक 1 है, इसमें x² का गुणांक 1 है। अगर x² का गुणांक 1 है तो इसमें कोई ना चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, अब इन दोनों का आप कंपैरिजन करो, तुलना करो। तुलना करने पर तो इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना में हमें पता होना चाहिए अलग अलग चिन्ह होते हैं तो चिन्ह को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखूंगा अल्फा + बीटा। अब यहाँ सामने अल्फा + बीटा के सामने कितना है, 2, लेकिन हमें अल्फा + बीटा की जरूरत है तो वो होगा -2। ठीक है, इसी प्रकार अगर अल्फा इंटू बीटा है तो इसके सामने क्या है, 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा 1। अब ये दोनों मान इसमें रखो, तो बीटा और प्लस अल्फा कितना है, -2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, ये भी अलजेब्रा का ही है और ये दूसरी प्रश्नावली का ही है। ठीक है, बहुपद जो प्रश्नावली है उसी का है। लिख रखा है के बराबर, आपसे के बराबर पूछा क्या होगा, फिर 2 समीकरण दे रखी है, वो समीकरण मैं लिख देता हूँ। 3x - y + 8 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 6x + ky और बराबर है, लेकिन मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो वो 16 क्या हो जाएगा, प्लस का, दूसरी तरफ माइनस का है तो यहाँ आकर प्लस का हो गया। लिख रखा है दोनों रेखाएं समपाती है, तो समपाती है तो आपको ये पता होना चाहिए। लिख रखा है दोनों रेखाएं समपाती है,
और समपाती है तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए A1 बटे A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये होता है। यहाँ A1 का मान 3 है और A2 का मान कितना है 6। B1 का मान देखो -1 है, पहली समीकरण में x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, यहाँ गुणांक y का कितना है, सॉरी x बोल दिया होगा मैंने, y का कितना है -1 और B2 यहाँ होगा k। अब ये 3 से 6 कटता है 2 बार, k को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो k आएगा और 2 को -1 से गुणा करने पर -2, ये आ गया। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर आपने C1 C2 का मान क्यों नहीं रखा, तो बेटा अगर इनसे वैल्यू आ रही है तो इनका रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप C1 C2 का रख कर अगर इन दोनों को यूज करते हो तो भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो k का मान कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिख रखा है, ये फर्स्ट ही चल रहा है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x² - 4x और +3 = 0 और आगे लिखा है k मूल है। अब मूल पूछा है इसका, शून्यक नहीं पूछा है, मूल पूछा है, इसका मतलब ये कौन सी प्रश्नावली में से है, चौथी प्रश्नावली में से है और वो है द्विघात समीकरण। मूल है ये पूछा है, तो इसमें एग्जैक्टली आपको x के मान नहीं निकालने हैं। इसने ये पूछा है कि मूल की प्रकृति पूछी है ना, क्योंकि ऑप्शन में सभी में प्रकृति दे रखी है, तो प्रकृति पूछी है तो हम प्रकृति निकालेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे b² - 4ac निकालता हूँ, ये होता है विविक्तिकार, और इससे ये पता चल जाता है कि इसके जो मूल है उनकी प्रकृति कैसी है। b का मान कितना है -4, तो इसका स्क्वायर, फिर 4a का मान 2 है और c का मान कितना है 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। तो ये माइनस का कितना आएगा, माइनस का आ गया 8, ठीक है, माइनस का कितना हो गया 8। अब ये माइनस का आया, इसका मतलब <0 है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। अभी मैं और बता देता हूं, अगर b² - 4ac का मान 0 होता है या फिर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, तो इसमें मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं, वास्तविक तथा बराबर। और इसमें मूल वास्तविक तो होते ही हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो इसका हो गया मूल काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये लिख रखा है उस समांतर श्रेणी जिसका nवां पद, आपको nवां पद दे रखा है an और आगे इसका मान दे रखा है 3n+7 का सार्वअंतर है। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, सार्वअंतर के लिए हमें लगातार क्रमागत 2 पद है ना होने चाहिए हमारे पास। तो यहां से अगर n का मान मैं पहले 1 रखता हूं तो इसमें भी 1 लिखना पड़ेगा, 3 × 1 + 7, तो ये कितना हो गया 10। अगर मैं n का मान 2 लिखता हूं इसमें तो 3 × 2 + 7, तो कितना हो गया 13, ठीक है, 6 और 7 13। आपको d चाहिए तो d का फॉर्मूला है a2 - a1, a2 का मान 13 है, a1 कितना है 10, तो आंसर कितना आएगा 3, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक डायग्राम बना रखा है, अभी बना देता हूं मैं। एक डायग्राम है, उसमें आपसे एक बिंदु है और वो बिंदु या फिर एक रेखा है, वो रेखा किस अनुपात में दूसरी रेखा को विभाजित करती है, ये पूछा है, बिंदु दे रखा है। तो इस प्रकार एक डायग्राम दे रखा है, ये कंस्ट्रक्शन वाली प्रश्नावली से आ रहा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ A9 है और यहाँ एक लाइन बना रखी है ऐसे और इस पे लिखा हुआ है A6, तो यहाँ A7 होगा और A8 होगा और इससे पहले कितने बिंदु होंगे 5, ठीक है।
तो ये A1 हो गया, A2, A3, A4 और यहाँ बीच में A5 भी है, ठीक है। वो बराबर है, रफ डायग्राम में देख लेना, AB को C किस अनुपात में, ये C लिखा हुआ है। तो ये पूछा है कि AB लाइन को ये C बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनुपात इस भुजा का है ना, वही सामने वाली भुजा का होता है। तो यहाँ हम काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और आगे कितने हैं, 3, 1 2 और 3। तो ये हो गया 6:3, और ये कटते हैं, 3 को एक बार काटता है ये, और ये 3 इसे 2 बार काटता है। तो 2:1 होगा। 2:1 इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, लास्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि एक बिंदु है, वो रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको वो है ना भाग काउंट करने हैं दोनों तरफ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें दे रखा है, यदि बिंदुओं एक ए बिंदु दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट का। ए बिंदु दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है 10, -6। बी बिंदु दूसरा है और उसमें लिख रखा है K, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु A, B है। इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड बनाया, और इसका जो मध्य बिंदु है उसको मैंने C मान लिया, और उसके निर्देशांक है A, B, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, एक समीकरण और दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं, A - 2B और बराबर है 18। तो आपसे K का मान पूछा है, ठीक है, K का मान पूछा है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को पहले तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मध्य बिंदु का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें K हो, ठीक है। पहले तो एक समीकरण बनाते हैं, ध्यान से देखो, K x की जगह है, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने x लिखा, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। अब ये जो x होता है वो बीच वाला बिंदु होता है ना, उसमें होता है। तो यहाँ कितना आएगा, a, x का मान कितना है, a है। x1 का मान कितना है, 10 है, प्लस मैं लिखूंगा x2 की जगह कौन है, k, और बटे में आएगा 2। तो a का मान आ गया हमारे पास। अब a का आ गया, लेकिन एक चीज देखो, इस समीकरण में a का मान तो लिख देंगे, लेकिन b का मान भी निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें जो दूसरा y निर्देशांक है उसका भी फॉर्मूला लिखना होगा। बटे में 2 होता है, y1 का मान कितना है, -6 है, और y2 का कितना है, 4, और बटे में 2। तो ये -6 में से 4 निकलेंगे तो बचेगा -2/2, तो आंसर आएगा -1। y का मान आ गया, लेकिन y की जगह मैं क्या लिखूंगा वो ध्यान से देखो। ये y पता है कहाँ है, यही तो है x, y। तो y का मान कितना है, b। तो b का मान है हमारे पास कितना, -1। अब ये दोनों मान आपको इस समीकरण में रखने, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो मैं लिखूंगा a, b दोनों के मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां इस समीकरण में मान रखेंगे तो a का मान कितना है, 10 + k, और बटे में कितना है, 2। a की जगह लिखा है मैंने -2, b का मान -1 है, ध्यान से देख लो, a का मान लिखा मैंने a की जगह, फिर -2, b का मान -1 है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, और सामने कितना है, 18। अब 10 + k/2, ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 2, बराबर कितना है, 18। 2 को आप यहाँ भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 2 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ बचेगा 10 + k/2। अब 2 को हम यहाँ गुणा करेंगे, 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो 10 + k बराबर आएगा 32। तो k बराबर आएगा 22, क्योंकि ये 10 यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 8वां, और ये है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का होगा शायद, एंगल वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, और इसमें ये लिखा है 2 sin² 60, 2 sin² 60 गुणा दे रखा है 3 cot² 30, और -10² नहीं है, tan 45 है, और इसका मान पूछा है।
तो आपको ना एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर। फिर गुणा है तो गुणा लिखेंगे 3। कोट 30 का मान, तो मान लीजिए आपको कोट 30 का मान याद नहीं, हालांकि याद होना चाहिए, लेकिन tan 30 का याद है होना चाहिए। तो tan 30 का उल्टा होता है ना, मतलब उसका व्युत्क्रम होता है, इनवर्स। तो यहाँ अगर tan 30 का 1/√3 होता है तो इसका कितना होगा √3, और इस पर भी स्क्वायर है, और tan 45 का मान 1 होता है। 2 गुणा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, गुणा 3 है, और इसके साथ में √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है, और -1 है। तो ये 2 से कटेगा 2 बार। ध्यान से देखना, 3 3 और 3 गुणा में है तो 3 बार है तो कितना हो गया 27 बटे में 2 -1 है। ये 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 25, और बटे में कितना आएगा 2। एक बार फिर देख लो, 2 को यहाँ से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, और 27 में से ये 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 25/2। तो ये इनमें से कोई नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। लिख रखा है tan 36 डिग्री और tan 17 डिग्री, फिर है tan 54 डिग्री और tan 73। सिंपल एकदम। ये दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो उन दोनों में से एक को बदलना है। तो यहाँ tan 36 डिग्री को मैं नहीं बदलूंगा, पर 36 और 54 कितना होता है 90। तो tan ये जो 54 डिग्री है इसको मैं लिखूंगा 90 - 36, ठीक है, हो गया ना 54। 17 और 73 में एक को बदलते हैं, तो tan 17 को मैंने नहीं बदला, लेकिन tan 73 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 17। अब ध्यान से देखना, ये tan 36 सेम लिखा है मैंने। tan 90 - थीटा क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। tan 90 - थीटा होता है कोट थीटा। तो tan 90 - थीटा, थीटा का मान 36 है तो यहाँ आएगा कोट 36। यहाँ tan 17 है तो tan 17 लिखेंगे। फिर tan 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। तो ये जो tan है इसको मैं बदल कर लिखूंगा 1/कोट। कोट कितना है 36, और साथ में ऊपर है कोट 36 इंटू दे रखा है, और tan 17 को मैं लिखूंगा 1/कोट 17 और गुणा कोट 17। ये कोट से कोट कट गया और ये भी कट गया, सब कुछ कट गया, एक बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला दे रखा है और इसमें UI का मान पूछा है, स्टैटिक्स का है ये। तो इसमें दे रखा है x बार बराबर a + h × सिग्मा fi UI अपॉन सिग्मा fi। ये पद विचलन जो है, स्टेप डेविएशन हम बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला माध्य का है ना, और इसमें आपसे ये पूछा है कि UI बताइए क्या होगा। तो UI का फॉर्मूला अगर DI में निकालेंगे तो DI अपॉन h होता है, लेकिन शायद इसमें ये नहीं दे रखा है ना, DI नहीं दे रखा है। तो DI का फॉर्मूला क्या होता है, फिर DI का फॉर्मूला होता है xi - a और बटे में h। तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, कौन सा होगा ये xi - a और अपॉन h, B हो गया ना, B ऑप्शन सही होगा। इसमें ये पूछा है कि U क्या है। वैसे आपको पता होना चाहिए U होता है DI/h, लेकिन D का फॉर्मूला क्या होता है xi - a, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक, तो 4 आपको नंबर दे रखे हैं और उनके माध्य निकालना है। सिंपल है एकदम, 53 और 75, 42 और 70। 4 संख्या है, माध्य निकालना, 4 का भाग होगा। 4 संख्या हैं, 4 का भाग, इनको जोड़कर 4 का भाग करना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकालने पर लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता। थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुख्य कार्ड, सॉरी मुख्य नहीं है, मुख्य है। तो मुख्य का मतलब है फेस कार्ड, है ना, जिसपे तस्वीर होती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो कुल परिणाम कितने, लास्ट क्वेश्चन है ये,
लास्ट है ना, या और भी है? नहीं लास्ट है, 12वां। कुल परिणाम, ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। फिर इसने ये बोला है कि मुख का कार्ड होना चाहिए, जो है ना आपसे प्रायिकता पूछी है फेस कार्ड की। फेस कार्ड का मतलब ये हुआ जिसपे तस्वीर बनी हुई होती है, और वो भी रंग भी दे रखा है शायद लाल रंग का। आप लोगों को ये पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? मैंने FC लिखा है, इसका मतलब फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन उनमें 6 काले होते हैं और 6 लाल। तो इसने बोला है लाल रंग का मुख कार्ड। ये मैंने पहली बार देखा ऐसे लिखा हुआ कार्ड, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुख कार्ड की जगह लिखा हुआ था तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। समझ गए ना, ये की बात है, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस कार्ड, तो फेस पत्ता बोलते हैं, तो इसका डायरेक्ट इसने हिंदी बना दिया ना, तब उसका फेस का मुख लिखा है। तो कितने पत्ते होंगे लाल रंग के? 6 होंगे। तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 6। आपसे प्रायिकता पूछी है तो PE बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल बटे कुल, तो 6/12, सॉरी 52, 6 कुल पत्ते कितने हैं? 52। ये 2 से कटता है 3 बार, ये 2 से कटता है 26, तो आंसर आएगा 3/26, और ये ऑप्शन फर्स्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान आएंगे, और वो भी कितने? 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और उसमें फर्स्ट तो आपसे ये पूछा, 2 इक्वेशन दे रखी है S माइनस टी, और ये दे रखा है 3, और एक समीकरण और दे रखी है S/3 और प्लस T/2, और बराबर दे रखा है 6। आपसे पूछा S और T का मान। देखिए, अगर 2 समीकरण दे रखी है 2 चर वाली, इसमें कितने चर है? 2। S और T 2 चर है, 2 समीकरण है। इसे हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है विलोपन विधि, लेकिन इस समीकरण को पहले हम थोड़ा हल करेंगे। तो 2 और 3 का LCM कितना आएगा? 6। 3 का भाग करेंगे 2 बार, तो ये कितना हो गया? 2S, और 2 का भाग करेंगे 6 में 3, तो 3T आएगा, और बराबर कितना है? 6। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2S + 3T, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। ये समीकरण दूसरी है और ये पहली है। ध्यान से देखो, इनको हल करने के लिए आप लोगों को इनके जो कोफिशिएंट है, गुणांक, वो सेम बनाने पड़ते हैं। चर के गुणांक सेम बनाने पड़ते हैं। यहाँ S अकेला है, लेकिन यहाँ 2 है, तो इसे 2 से गुणा करेंगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, लेकिन पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2S + 3T, और बराबर कितना है? 36। लेकिन इसके नीचे हम लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे पहली समीकरण को 2 से गुणा करके, तो 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो 2S आएगा -2T, और बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 6। घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस और माइनस, ये 2S से 2S कट गया। 3T में से, सॉरी 3T और 2T कितना हो गया? 5T, और ये कितना बचेगा? 30। तो 5 से ये 30 कटता है 6 बार, तो T का मान तो आ गया, T बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। T बराबर 6। T का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो S - T है, T का मान कितना है? 6, सामने कितना है? 3। S बराबर कितना आएगा? 9। S का मान कितना आएगा? 9 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का जो सेकंड है उसकी बात करते हैं हम, और इसमें लिखा हुआ है, दूसरे का सेकंड है, एक सीरीज दी हुई है आपको, और बोला है कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो सिंपल बात यह हुई कि पहला पद और D निकालना होगा। अगर अगला पद पूछा है तो अगला पद कौन सा है? चौथा। 3 दे रखे हैं, √8, √18, √32, ये दे रखा है। और आपसे पूछे कि अगला पद, तो अगला पद कौन सा होता है? चौथा ही होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A + 3D। सिंपल बात है, A और D निकालना होगा। A का मान कितना है?
√8 है। डी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पहले डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। दूसरा पद कितना है? √18 है। इसमें से √8 को घटाना है, तो पहले इनको हल करना होगा। √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2। ये भी मैं साइड में बता देता हूँ कैसे। अंडर में 18 है तो ये होता है 3 × 3 × 2, तो यहाँ से 3 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 2, और √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर बचेगा। यहाँ 3 √2 में से 2 √2 को घटाएंगे तो केवल अंडर रूट बचेगा 2। ठीक है, 3 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट को घटाएंगे तो बचेगा केवल अंडर रूट 2। ये आ गया हमारे पास डी। आपसे चौथा पद पूछा है तो ए का मान कितना है? √8 है, और +3 और √2 डी का मान है। ध्यान से देखो, √8 को अभी क्या लिखा था? 2 √2, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 √2। √8 की जगह मैंने लिखा है 2 √2 और +3 √2, तो ये कितना हो गया? 5 √2, है ना। ये कितना हो गया? 5 √2। नेक्स्ट देखिए, ये है चौथा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लिख रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई की माप होगी। ध्यान से देखना, तो अभी ये किया था, है ना, लेकिन इसमें रचना नहीं करनी है, आपको दूरी निकालनी है। ये 4 सेंटीमीटर है और पूरी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, इस बिंदु से अंदर जो वृत्त दिया है इसमें एक स्पर्श रेखा बनानी है, ये त्रिज्या है। तो बताइए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। अगर मैं इस बिंदु का नाम ए लिखूंगा और यहाँ पी और ये ओ, तो आपसे एपी पूछा है। अब ये बताओ एपी है क्या? ये 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण है, तो एपी को हम मान लेते हैं आधार। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। एक बार फिर देख लो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। एपी का मान निकालना है तो एपी लिखेंगे यहाँ पे, एपी स्क्वायर। ओ ए का मान है कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर, और ओपी का मान 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ मैंने लिखा एपी स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16, और यहाँ कितना बचेगा? 20। तो ये आ गया एपी, और एपी पर स्क्वायर है, दूसरी तरफ भेजेंगे, क्या बन गया? अंडर रूट, और अंडर रूट 20 का जो मान होता है वो होता है 2 √5। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। सेंटीमीटर लिख देना आगे, है ना, इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर लिखना है। इसके बाद में दे रखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का खाली स्थान कहलाता है, रिक्त स्थान कहलाता है, ये लिखा हुआ है। तो ये मैंने ट्रिक भी बता रखी है, लेकिन इसमें आपको नाम बताने आज एक बिंदु नहीं दिया हुआ है। बिंदु अगर दिया होता तो ये तो फिर ट्रिक आती है काम। डायग्राम देखिए, अगर ये बिंदु मान लिया मैंने एक, और इसमें x, y लिख दिया। इसने ये बोला है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ये नहीं होगी क्या? y अक्ष से बोला है तो आपको y अक्ष की तरफ जाना है। अगर x अक्ष का बोलता तो x अक्ष की तरफ जाते हैं। तो y अक्ष की तरफ हम गए हैं, तो ये दूरी कौन सी है? ये दूरी बताइए, इसके बराबर नहीं है क्या? और ये दूरी है x। ध्यान से देख लो, ये जो दूरी आई है और ये दूरी नीचे अगर लेके आते हैं तो ये क्या होगा? x अक्ष पे आएगा। तो सिंपल बात है कि अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछी है तो उस दूरी को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे? भुज। अगर ये बोलता कि आप ये बताओ इसकी x अक्ष से दूरी कौन सी है, तो वो दूरी ये होती, और ये दूरी है क्या? ये तो y है। ये दूरी देखिए y हाइट में, ऊपर y है, तो इसे हम बोलते हैं कोटि। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें ये पूछा है कि एक बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होती है। तो इसमें y का पूछा है तो आपको x का बताना है, और x को हम क्या बोलते हैं? भुज। नेक्स्ट देखिए, इसमें दे रखा है, ध्यान से देखना, tan 1 डिग्री है, फिर tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, और इसी प्रकार लास्ट में दे रखा है tan
89 डिग्री, 89 डिग्री का मान होगा। इसमें थोड़ा सा है ना लॉजिक है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कोण हो गए भाई, 1 से लेकर 89 तक 89 एंगल हो गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लेकिन है सिंपल। ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कॉम्बिनेशन 90 का किसके साथ होगा वो देखना है। यहाँ 1 का कॉम्बिनेशन 89 के साथ हो गया ना, 90 डिग्री हो गया। यहाँ 2 डिग्री लिखा है तो यहाँ 89 से पहले कितना होगा, 88 होगा, है ना। सिंपल बात है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ इससे पहले लास्ट पद से सेकंड लास्ट अगर मैं पद लिखूंगा तो वो कितना होगा, 1088। तो इससे पहले एक 1087 भी तो होगा, है ना। इसी प्रकार है, 1 से लेकर 89 तक है। तो 1 का कॉम्बिनेशन इसके साथ है, 2 का कॉम्बिनेशन 88 के साथ है और 3 का 87 के साथ है। तो सिंपल बात ये हुई कि 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, इन दोनों में से किसको बदलना है, 1 को। इन दोनों में से 1 को बदलते हैं तो ये मैं लिख देता हूँ 10 90 माइनस 89 हो गया ना 1, और साथ में कौन है 10 89। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो थीटा का मान कितना है 89 और 10 89। अब ये भी आपको पता है कि कोट 89 का मान कितना होता है, 1/10 89 और गुणा में 10 89। ये दोनों सेम है, कट गया। सिंपल बात है, इन दोनों से कितना आता है, 1 आता है। तो इसी प्रकार ध्यान से देख लेना, 1 डिग्री और ये 89 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है इनका मान 1 है। इसी प्रकार ये जो 2 डिग्री और ये जो 88 डिग्री है इसका मान भी कितना आएगा, 1। इसी प्रकार 3 डिग्री और 87 डिग्री जो कोण है इनका भी मान कितना आएगा, 1। तो सभी का 1 1 आएगा और सभी क्या है, गुणा में है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 और इसी प्रकार लास्ट में भी गुणा में 1 है। तो सभी 1 1 को गुणा करने पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, गवर्नमेंट के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा आपसे। प्राकृत संख्या आपको नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या सबसे पहले कौन सी होती है, 1। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, फिर 2 3 4 और 5। ये 5 प्राकृत संख्या है प्रथम। तो इन सभी को जोड़कर और भाग भी कितने का करना होगा, 5 का। माध्य पूछा है ना, x बार। तो यहाँ देख लो, ये 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15/5। तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर।